गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल कठूमर की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको परागकोश का स्फुटन कैसे होता है इस पर आपसे चर्चा की। साथ में आपको बताया है कि लघु बीजाणु जनन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। देखिए, लघु बीजाणु जनन माइक्रोजेनेसिस क्या है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, जनन का अर्थ मैंने आपको बताया निर्माण, और लघु बीजाणु का अर्थ होता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। इज इट क्लियर? ये हमने एक सिंपल परिभाषा दी, इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इंग्लिश में भी आप देखिए माइक्रो स्पोरो का अर्थ होता है माइक्रोस्पोर, जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अर्थात लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आपको मैंने बताया कि जो परागकोश होता है, ठीक है, परागकोश का जब अनुप्रस्थ काट काटा जाता है तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट काटने पर वहाँ दो प्रकार की संरचनाएं देखने के लिए मिलती है। पहली संरचना का नाम है परागधानी भित्ति, परागधानी भित्ति, और दूसरी संरचना का नाम होता है बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। देखिए, परागधानी जो भित्ति होती है उसके चार भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाह्य त्वचा, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। दूसरा भाग होता है अंतःथीसियम, अंतःथीसियम। तीसरा पार्ट होता है मध्य परत, मिडिल लेयर। चौथा पार्ट होता है जिसको टैपिटम के नाम से क्या है जाना जाता है। ये परागधानी भित्ति होती है। इसके अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? बीजाणु जनन की कोशिका पाई जाती है। तो परागकोश के अंदर क्या है? एक भित्ति युक्त संरचना होती है, और इस भित्ति युक्त जो संरचना होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। और वो बीजाणु मात्र कोशिकाएं बाद में पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। किसके रूप में काम करती है? पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। आपको बता दें, पराग मात्र कोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इन पराग मात्र कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। पराग मात्र कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पराग मात्र कोशिकाओं से, ठीक है, किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या हुई कि पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। इज इट क्लियर? बीजाणु होते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु कैसे होते हैं? जबकि पराग मात्र कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो लघु बीजाणु जो बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं।
एकबीजपत्री पादपों में लघु बीजाणु जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, समद्विपार्श्व लघु बीजाणु या बाइलेटरल माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं, द्विबीजपत्री पादपों में लघु जो बीजाणु होता है वो इस प्रकार की संरचना के रूप में पाया जाता है, इस प्रकार की संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे चतुष्क लघु बीजाणु कहा जाता है। ये चतुष्क लघु बीजाणु को जब देखा जाए, एक ओर से अगर हम देखें तो 3 लघु बीजाणु तो हमें दिखाई दे रहे हैं, परंतु चौथा लघु बीजाणु जो होता है वो इनके कहाँ पर पाया जाता है, पीछे की ओर व्यवस्थित होता है, इनके पीछे की ओर क्या है, पाया जाता है। तो ये टेट्राड प्रकार का होता है जो द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, समद्विपार्श्व जो होता है वो एकबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। इज इट क्लियर? देखिए, उसके बाद हमने आपसे बात की थी किसके बारे में, परागकोश के स्फुटन के बारे में। देखिए, परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। देखिए, परागकोश का स्फुटन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जब परागकोश का पूर्ण रूप से परिवर्धन होता है, परागकोश का स्फुटन, तो जब परागकोश पूर्ण रूप से क्या सा हो जाता है, परिवर्धित हो जाता है, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, परागकोश होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर परागकोश के अंदर ये बाहरी संरचना होती है जो मैंने आपको बताया, बाह्य चर्म, ये वाली जो भाग होता है इसको बोलते हैं एंडोथीसियम, ये वाली लेयर होती है उन्हें बोलते हैं मध्य परत, ये वाली जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे टैपिट। यहाँ पर क्या है, बीजाणु जनन की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जब परागकोश पूर्ण रूप से स्फुटित हो जाता है तो परागकोश की भित्तियाँ फट जाती हैं, और परागकोश की भित्तियाँ फट जाती हैं तो परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, परागकोश का स्फुटन कहते हैं। परागकोश के स्फुटन की परिभाषा क्या हुई कि परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की क्रिया को ही परागकोश स्फुटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागकोश स्फुटन कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए, परागकोश जो स्फुटन होता है वो ओष्ठ कोशिकाओं, परागकोश के स्फुटन में ओष्ठ कोशिकाएं स्टोमियम सेल्स क्या होती हैं, सहायक होती हैं। परागकोश के स्फुटन में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है, कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं, ओष्ठ कोशिकाएं जो होती हैं वो सहायक होती हैं। ठीक है, देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से कि परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। तो जब परागकोश पूर्ण रूप से परिवर्धित हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो मध्य परत और टैपिटम, ये मध्य परत की कोशिका, ये टैपिटम की कोशिका, ये नष्ट होने से पहले ये बीजाणु जनन की कोशिकाओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। तो ये नष्ट हो गई यहाँ से, और इनको पोषण प्रदान करने के बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे परागकोश से क्या है कि यहाँ पर जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें पराग क्या पाई जाते हैं, मातृ कोशिकाएं होती हैं, वो अर्धसूत्र विभाजन करती है, और अर्धसूत्र विभाजन के बाद पराग कणों का निर्माण करती है। ये पराग कण आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, परागपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागपुट कहा जाता है। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है कि ये एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें सेलुलोज की क्या पाई जाती है, रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन सी पट्टियाँ पाई जाती है, तो सेलुलोज की रेशेदार पट्टियाँ होती हैं। ये कैसी होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। पर जब परागकोश जब परिपक्व होता है तो उस दौरान क्या होता है कि ये परागकोश में से जल जो होता है वो वाष्पित होता है, जल की क्या होती है, हानि होती है। जब यहाँ से जल का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो जल की हानि होने पर ये परागकोश के अंदर क्या पाई जाती है, ओष्ठ कोशिकाएं होती हैं। तो ये ओष्ठ कोशिकाएं, ठीक है, वो क्या करने लगती है, सिकुड़ने लगती है, या परागकोश की जो कोशिकाएं होती हैं उन पे दाब पड़ने लगता है। दाब पड़ने लगता है तो वो कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, सिकुड़ती हैं तो परागकोश फट जाता है।
ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पे कैलोज एंजाइम का स्राव होता है, जिससे परागपुट जो आपस में चिपके हुए हैं अर्थात परागकण जो चिपके हैं उनको कैलेज एंजाइम क्या काम करता है, इनको पृथक कर देता है। और ये पृथक हुए परागकण जो होते हैं वो पराग कोश से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से पराग कोश का क्या होता है, स्फुटन होता है। किसका स्फुटन होता है, पराग कोश का स्फुटन होता है। अब देखिए हम आज जो नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है परागकण या लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद की संरचना। ठीक है, आइए बात करते हैं परागकण। देखिए चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है, पुष्पीय पादपों में जनन कैसे होता है इस पे बात कर रहे हैं हम। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पर आपसे बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, परागकण की संरचना या लघु बीजाणु की संरचना या नर युग्मकोद्भिद की संरचना। ठीक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो परागकण होता है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद, परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। और आप देखिए जो परागकण होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोल होता है, स्फेरिकल शेप के अंदर पाया जाता है। ठीक है, परागकण जो होता है आप देखिए कैसी संरचना में होता है, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। एक कोशिकीय होता है परागकण, यूनिसेलुलर होता है। और परागकण के अंदर केवल क्या पाया जाता है, एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो परागकण कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट का अर्थ होता है एक केंद्रकीय होता है। कैसा होता है, एक केंद्रकीय होता है। देखिए परागकण जो होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगला यहाँ पर परागकण में अगर गुणसूत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो परागकण में गुणसूत्रों की दृष्टि से कैसे होते हैं, ये अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, परागकण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, गोल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और इनकी अगर संरचना को देखा जाए तो ये दो स्तरों से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है, दो स्तरों से बनी होते हैं, यानी कि ये डबल लेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, डबल लेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमने अभी आपको परागकण की सामान्य इन्फॉर्मेशन दी है, सामान्य सूचना बताई है कि परागकण गोल होता है, एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रकीय होता है, अगुणित होता है और द्विस्तरीय संरचना से मिलकर के बना होता है। ठीक है, देखिए परागकण जो होता है उसके माप के बारे में बात करें, उसकी साइज की बात करें तो भिन्न भिन्न पादप जो होते हैं उनमें परागकणों का आकार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आपको बता दें सबसे छोटा जो परागकण होता है वो मायोसोटिस एल्पेस्टिस का होता है। सबसे छोटा परागकण किसका होता है, मायोसोटिस एल्पेस्टिस का होता है।
मायोसोटिस एल्पेस्टिस का होता है और इसका आकार जो होता है वो लगभग एल्पेस्टिस। सबसे छोटा परागकण किसका होता है? मायोसोटिस एल्पेस्टिस का होता है, जिसका आकार लगभग मैंने आपको बताया 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा भी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे बड़ा परागण किसका होता है, तो सबसे बड़ा जो परागण होता है वो किसका होता है? मिराबिलस जलापा का होता है। तो सबसे बड़ा परागकण किसका होता है? मिराबिलस जलापा के होता है। ठीक है, मिराबिलस जलापा को 4 o'clock या इसे गुल अब्बास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिराबिलस जलापा को गुल अब्बास या इसे क्या कहा जाता है? मिराबिलस जलापा को गुल अब्बास कहा जाता है। ठीक है, देखिए, या इसे 4 o'clock के नाम से जानते हैं। और इसका परागकण का जो आकार होता है वो लगभग 150 माइक्रोमीटर से लेकर के कितना होता है? 200 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। कितना होता है? 150 माइक्रोमीटर से 150 माइक्रोमीटर से लेकर के 200 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ये हमने अब तक आपको इनकी जनरल स्ट्रक्चर बताई है। ठीक है, अब हम आपको इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से रूबरू करा रहे हैं कि परागकण की विशिष्ट संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए, ये परागकण की संरचना मैंने आपको पहले ही बताई, गोलाकार होती है। ठीक है, परागकण की जो संरचना होती है वो 2 आवरणों से मिलकर के बनी होती है। परागकण की संरचना कितने आवरणों से मिलकर के बनी होती है? 2 आवरणों से मिलकर के क्या होती है? बनी होती है। ठीक है, देखो इस प्रकार से यहाँ पे 2 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं? 2 आवरण यहाँ पर क्या है? पाए जाते हैं। इस तरीके के 2 आवरण यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, ये परागकण का सबसे भारी आवरण होता है। इस बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? बाह्य चोल कहा जाता है। परागकण का ये सबसे भारी आवरण, और इस सबसे भारी आवरण को क्या कहा जाता है? बाह्य चोल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्साइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्साइन के नाम से जानते हैं। ये परागकण का आंतरिक भाग होता है, ये वाला भाग, इसे क्या कहते हैं? ये आंतरिक आवरण होता है जो बाह्य चोल के अंदर की ओर पाया जाता है। बाह्य चोल के कहाँ पाया जाता है? अंदर की ओर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंतःचोल, या इसे क्या कहा जाता है? एंटाइन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि परागकण की जो संरचना होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इसके अंदर 2 आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? बाह्य चोल कहा जाता है। और आंतरिक आवरण को क्या कहा जाता है? अंतःचोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःचोल कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? परागकण की संरचना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाह्य चोल के बारे में। देखिए, बाह्य चोल की जो संरचना है वो आपको दिखाई दे रही है। तो बाह्य चोल, परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है, थिक होता है। दूसरा कैसा होता है? खुरदरा होता है। परागकण का बाह्य चोल जो होता है वो कैसा होता है? खुरदरा होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? खुरदरे को रफ कहते हैं। और कैसा होता है? अलंकृत होता है। बाह्य चोल का जो आवरण होता है मोटा होता है, खुरदरा होता है, अलंकृत होता है। ये अलंकृत आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इस तरीके के। ये कैसा होता है? अलंकृत होता है। ठीक है, और परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो किससे बना होता है? परागकण का जो ये बाह्य चोल होता है
वो एक रासायनिक पदार्थ से बना होता है। उस रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। तो परागकण का जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इज इट क्लियर? तो परागकण का बाह्य चोल किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से क्या होता है? बना होता है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या काम करता है? ठीक है, इसमें क्या है? बाह्य चोल के अंदर क्या है? कैरोटीनॉइड के ऑक्सीकारक क्या पाए जाते हैं? बहुलक पाए जाते हैं। इस बाह्य चोल के अंदर क्या पाए जाते हैं? कैरोटीनॉइड के ऑक्सीकारक बहुलक पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनके अंदर क्या पाई जाती है? बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। सो मच रेसिस्टेंस पावर इज फाउंड इन एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, साथ में पराग कणों का जो जैविक अपघटन होता है उसको रोकने में कौन सहायक होता है? स्पोरोपोलेनिन होता है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो पराग कणों के जैविक अपघटन को रोकने में क्या होता है? सहायक होता है। तो आपको समझ में आ गया कि परागकण कैसा होता है? गोल होता है, एक केंद्रकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, द्विस्तरीय संरचना से मिलकर बना होता है। गुणसूत्रों की दृष्टि से कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, इनके बाह्य आवरण को बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल कैसा होता है? मोटा होता है, खुरदरा होता है, अलंकृत प्रकार का होता है। और ये बाह्य चोल जो होता है, परागकण का बाह्य चोल जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। इसमें कैरोटीनॉइड के ऑक्सीकारक बहुलक पाए जाते हैं, जिसके कारण परागकण जो होता है उसका जैविक अपघटन नहीं होता है। साथ में इनमें क्या पाई जाती है? अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? पाई जाती है। ठीक है, देखिए बाह्य चोल के बाद हम बात करते हैं अंतः चोल के बारे में। ठीक है, देखिए परागकण का ये जो क्या है? अंतः चोल होता है। और परागकण का जो अंतः चोल होता है ये वाला भाग, ये परागकण का अंतः चोल होता है। ठीक है, इसी अंतः चोल में बात करने से पहले ये पॉइंट को और आप देख लीजिएगा। तो परागकण जो होता है उसके बाह्य चोल के अंदर की तरफ, यानी कि बाह्य चोल पर ही ये तीन क्या है? छिद्रनुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। परागकण का जो बाह्य चोल होता है उसकी आंतरिक सतह पर ये तीन छिद्रनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है। और इन तीन छिद्रनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? जनन छिद्र, जिसको बोलते हैं जेनाइटल पोर के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? जेनाइटल पोर के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जनन छिद्र होते हैं। आपको बता दें कि द्विबीजपत्री पादपों के बाह्य चोल के अंदर तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पादपों के बाह्य चोल में कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं? तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं। जबकि ध्यान से सुनना, जबकि एक बीजपत्री पादपों के बाह्य छिद्र के अंदर, ठीक है, जबकि एक बीजपत्री पादपों के बाह्य चोल में क्या पाए जाते हैं? एक जनन छिद्र पाया जाता है। तो द्विबीजपत्री पादपों में तीन जनन छिद्र पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाह्य चोल पर। और एक बीजपत्री पादपों में कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं? एक जनन छिद्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये जनन छिद्रों का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ जेनाइटल पोर विच इज फाउंड ऑन द इनर पार्ट ऑफ एग्जाइन, जो बाह्य चोल की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है कि जब पराग कणों का क्या होता है? अंकुरण होता है। क्या होता है? पराग कणों का जब अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय पराग कणों का क्या होता है? अंकुरण होता है। तो अंकुरण के समय, ठीक है, यहाँ पर क्या है? पराग नलिका जो होती है, ठीक है, वो पराग नलिका इन्हीं जनन छिद्रों में से होकर के क्या होती है? बाहर निकलती है। तो पराग नलिका जो होती है वो कहाँ से बाहर निकलती है? जनन छिद्रों में से होकर के क्या होती है? बाहर निकलती है।
इज इट क्लियर? देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे। देखिए बाह्य चोल के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? अंतःचोल पाया जाता है। तो अंतःचोल की जो संरचना होती है आप देख रहे हो कैसी होती है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है। दूसरी कैसी है? अंदर से अगर आप इसको टच करके देखेंगे तो ये कैसी होती है? चिकनी होती है। पतली होती है, चिकनी होती है, यानी कि स्मूथ होती है। ठीक है। और किसी भी प्रकार का अलंकरण यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे बाह्य चोल के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे अलंकार या अलंकरण यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि आप देख रहे हो अंतःचोल जो है वो बिल्कुल पतला है और चिकना है और अलंकृत रहित होता है। ठीक है। तो अंतःचोल की भित्ति पतली होती है, चिकनी होती है और अलंकृत रहित होती है। ये अंतःचोल क्या काम करता है? केंद्रक और जीवद्रव, ये केंद्रक होता है और ये क्या होता है? जीवद्रव होता है। इस केंद्रक को और जीवद्रव को परिबद्ध रखने में क्या होता है? सहायक होता है। केंद्रक को और जीवद्रव को परिबद्ध रखने में क्या होता है? सहायक होता है। केंद्रक को भी और जीवद्रव को, दोनों को परिबद्ध रखने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, इसी अंतःचोल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अंतःचोल जो होता है वो केंद्रक और जीवद्रव को क्या करती है? क्या करती है? बांधे रखने का कार्य करती है। ठीक है। उन्हें परिबद्ध रखने का क्या करती है? कार्य करती है। देखिए अंतःचोल की ये जो भित्ति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, अंतःचोल की ये जो भित्ति आपको दिखाई दे रही है, जो पतली होती है, चिकनी होती है, इसकी एक खास बात क्या है कि सेलुलोज और पैक्टिन इससे क्या है? बनी होती है। ठीक है। वैसे ज़्यादातर बुकों में आपको मैं बता दूं ये पैक्टिनेज से क्या है? बनी होती है। किससे बनी होती है? पैक्टिनेज से क्या होती है? बनी हुई होती है। ठीक है। तो बाह्य चोल स्पोरोपोलिन से बना होता है, अंतःचोल किससे बना होता है? पैक्टिनेज से बना होता है। ठीक है। तो परागकण की संरचना मैंने बताई। परागकण की संरचना के दो भाग होते हैं, बाह्य चोल, अंतःचोल। बाह्य चोल मोटा होता है, खुरदरा होता है। ठीक है। अलंकृत प्रकार का होता है, स्पोरोपोलिन इनसे बना होता है। कैरोटीनॉइड के ऑक्सीकारक बहुलक पाए जाते हैं, जिनके कारण बाह्य चोल का, परागकण के बाह्य चोल का क्या नहीं हो पाता है? जैविक अपघटन नहीं होता है। और इनमें क्या पाई जाती है? प्रतिरोधक क्षमता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। अंतःचोल की बात करें तो बाह्य चोल के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? अंतःचोल पाया जाता है। ठीक है। और अंतःचोल जो होता है वो पतला होता है, चिकना होता है। ठीक है। और ये पैक्टिनेज से क्या होता है? बना होता है, जो केंद्रक और जीवद्रव के अलावा, ठीक है, अन्य पदार्थों को क्या करता है? परिबद्ध रखने में या समेटे रखने में क्या होता है? सहायक होता है। बाह्य चोल के अंदर द्विबीजपत्री पादपों में बाह्य चोल की आंतरिक सतह पर जनन छिद्र पाए जाते हैं, और यहाँ पर जनन छिद्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। ठीक है। जबकि एक बीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जो क्या काम करती है? जब पराग कणों का अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय पराग नलिका किसमें से होकर निकलती है? इन्हीं जनन छिद्रों में से होकर के निकलती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। आपसे पूछा जाए कि किस कोशिका को नर युग्मकोद भेद की प्रथम कोशिका कहा जाता है? किस कोशिका को नर युग्मकोद भेद की प्रथम कोशिका कहा जाता है? तो परागकण को या लघु बीजाणु को युग्मकोद भेद की प्रथम कोशिका कहा जाता है। दूसरा हमने आपको बताया सबसे बड़ा परागण किसका होता है? मीराबेला जलापा का परागकण सबसे कैसा होता है? बड़ा होता है। सबसे छोटा परागण किसका होता है? मायोसोटिस एल्पेस्टिस का होता है। ठीक है। देखिए तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। देखिए परागाणु विज्ञान पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है।
परागाणु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलॉजी। परागाणु विज्ञान इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलॉजी। पैलियोलॉजी, ठीक है। देखो यहाँ से बात करते हैं। पैलियोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पैलियो प्लस लॉजी को बोलेंगे लोगोस। देखिए पैलियो का अर्थ होता है पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। और लोगोस का अर्थ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी अबाउट पोलन ग्रेन दैट इज नोन एज पैलियोलॉजी। हिंदी में बोलें पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण। स्टडी का अर्थ क्या हुआ? अध्ययन करना। परागकणों के अध्ययन की क्रिया को क्या कहा जाता है? परागाणु विज्ञान कहते हैं। परागाणु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। या जीव विज्ञान न बोले तो हम वनस्पति विज्ञान ही बोल सकते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं, एक बॉटनी है, एक जूलॉजी है। क्योंकि यहाँ पर हम पादपों के बारे में बात कर रहे हैं तो वनस्पति विज्ञान आएगा। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, किनका अध्ययन किया जाता है? परागकणों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर परागकणों का जो अध्ययन किया जाता है वो उनकी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनकी बाह्य आकारिकी के बारे में बात की जाती है, उनकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनकी कार्यकी के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो परागकणों की आकारिकी और कार्यकी के बारे में, किसके बारे में? आकारिकी के बारे में, मॉर्फोलॉजी। और दूसरा क्या है? कार्यकी, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। परिभाषा क्या हुई? परागाणु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परागकणों की आकारिकी और कार्यकी का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परागाणु विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? परागाणु विज्ञान कहा जाता है। देखिए परागकणों की आकारिकी और कार्यकी का जो अध्ययन किया जा रहा है आजकल, वो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। दूसरा किया जा रहा है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में भी किया जा रहा है। परागकणों के आकार के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, उनकी कार्यकी के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद का उस्मानिया विश्वविद्यालय के अंदर परागाणु विज्ञान पर, ठीक है, अध्ययन किया जा रहा है। साथ में क्या है? हमारी एक संस्था है रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा भी परागाणु विज्ञान पर क्या किया जा रहा है? अध्ययन किया जा रहा है, जिसका नाम है NBRI, ठीक है। NBRI का पूरा नाम है नेशनल, राष्ट्रीय। बी का अर्थ होता है बॉटनिकल, बॉटनिकल को बोलते हैं वानस्पतिक। आर का अर्थ होता है रिसर्च, रिसर्च को बोलते हैं अनुसंधान। और आई का अर्थ होता है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ के अंदर स्थित है। तो लखनऊ के अंदर क्या किया जा रहा है? ठीक है, NBRI लखनऊ, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में भी परागाणु विज्ञान पर क्या किया जा रहा है? अध्ययन किया जा रहा है। अर्थात परागकणों की आकारिकी और कार्यकी के बारे में क्या किया जा रहा है? अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? परागाणु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागाणु विज्ञान कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, अब तक जो हम आपसे चर्चा कर चुके हैं वो हमने बात की है पराग का स्फुटन कैसे होता है। दूसरा बिंदु हमने बात की थी कि लघु बीजाणु जनन क्या है। तीसरा बिंदु हमने बात की थी क्या? परागकणों की संरचना के बारे में। और चौथा बिंदु जो आपसे हमने आज चर्चा की है वो है परागाणु विज्ञान, ठीक है, पैलियोलॉजी के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे पराग उत्पादों के बारे में, पोलन प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इन बिंदुओं पर नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाई कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।